झारखंड का एक लड़का है जो जीप के ऊपर खड़े होकर भाषण देता है और हजारों लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है उसे सुनने के लिए। मेरा पूरा नाम जयराम कुमार महतो है। मेरे पिताजी झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीद हैं। महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए बना और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बना, तमिलनाडु तमिल भाषियों के लिए बना और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषियों के लिए बना। लेकिन जब झारखंड हमारा बिहार राज्य से अलग हो गया, आज 23 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जिनसे हम लोग अलग हुए हैं आज भी उनका अधिकार हमारे राज्य में है। मूल निवासियों को लेकर या खतियानियों को लेकर आपकी मांगे क्या है? भारत के संसद में एकमात्र झारखंड के नेता की तस्वीर है, उनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। इस नौजवान को समझने से पहले आप भगवान बिरसा मुंडा को ही समझिए। हमारी एक विशिष्ट आइडेंटिटी है। हम जो जमीन है उसे हम लोग माँ के समान मानते हैं। उड़ता पंजाब सुने होंगे, ये उजड़ता झारखंड है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए? श्वेत पत्र जारी करे, उनका गांव सहित उनका आवास सहित जारी किया जाए। कोयला चल के आता है ऑस्ट्रेलिया से और बिजली जाता है बांग्लादेश, तो फ्री पकड़ में जमीन झारखंड क्यों देगा बीमारी खाने के लिए? वैसे भी अगर ऑस्ट्रेलिया से हम चलकर आएंगे तो सामने ढाका पड़ेगा, ना कि गोड्डा पड़ेगा। पहले आप बात करते थे जिला परिषद में हम आएंगे और हम यहाँ से बदलाव लाएंगे, फिर आप मुख्यमंत्री बनने की बात करते थे, तो क्या वो दोनों सपने अब आपने छोड़ दिए और अब आपका सीधा सपना सांसद ही का? यहाँ लोगों के पास जमीन 2 एकड़ एवरेज है और हमारे नेताजी के पास 200 एकड़ है। आपकी मुख्य लड़ाई किसके खिलाफ है? हम लोग झारखंड में झारखंडियों का अधिकार चाहते हैं। कोयला हम देते हैं, जमीनों के नीचे आग हमारा लगा है, गांव हमारा झुलस रहा है, आग से निकलने वाला धुआं और बीमारी हम खा रहे हैं, गांव से विस्थापित हम हुए, बेरोजगारी की मार को हमने झेला और हेडक्वार्टर है कोल इंडिया का कलकत्ता। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय सनराइज मसाले। खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। सनराइज मसालों के साथ खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। झारखंड का एक लड़का है जो जीप के ऊपर खड़े होकर भाषण देता है और हजारों लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है उसे सुनने के लिए। दूर दराज के इलाकों से आदिवासी चलकर आते हैं उसे सुनने के लिए। उनके समर्थक उन्हें प्यार से टाइगर कहते हैं। नाम है जयराम कुमार महतो। वो आज हमारे साथ हैं। हम उनसे समझेंगे कि आखिर क्या उनका संघर्ष है, उनकी राजनीति क्या है और जिस संघर्ष समिति को उन्होंने बनाया, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, ये क्या मांग कर रहे हैं, क्यों इतने लोग इनको सुनने के लिए आते हैं, और जब ये गिरिडीह से इस बार निर्दलीय सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं तो कितनी बड़ी चुनौती है और इस चुनाव को लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आता है, जो तमाम सवाल यहाँ लोगों के मन में है, ये हम विस्तार से आपसे इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय ही बता दीजिए। जितनी हमें जानकारी आपके बारे में मिली, आप पीएचडी कर रहे हैं, युवा छात्र नेता हैं, और जानकारी आप दे दीजिए। मेरा पूरा नाम जयराम कुमार महतो है। मेरा जन्म 27 दिसंबर 1994 को इसी धनबाद ज़िले में हुआ है और मेरे पिताजी झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीद हैं और उनकी शहादत तो उसी दरमियान हुई है जब झारखंड अलग राज्य का मूवमेंट चल रहा था। तो कुल और जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था उस समय मेरा जो छोटा भाई वो माँ की गर्भ में ही था। यानी बहुत ट्रेजेडी में हमारा परवरिश हुआ है, बड़ी दुखों के साये में हमारा परवरिश हुआ है और किसी का तरह अपने नाना और नानी के साये में हम अपनी पढ़ाई को हासिल किए, वहाँ से अपनी शिक्षा को हासिल की और फिलहाल जब अपने गांव वापस आए तो पिताजी की यादें थीं और जब लोगों से मिलने लगे, जुड़ने लगे तो कुछ राजनीतिक चीज़ें हमारे अंदर समावेश होने लगी। लेकिन फिर भी मैंने राजनीति से अपने आप को दूर ही रखा था और पूरी तरह मेरा जो फोकस था वो शिक्षा के क्षेत्र में था। मैं पीएचडी का छात्र हूँ। अभी मेरी पीएचडी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, एक आध सेमिनार भी बचे हुए हैं। किसमें कर रहे हैं आप? इंग्लिश लिटरेचर, मुल्कराज आनंद और एन गोगी वात्योंगो केनियन राइटर हैं, उनकी कंपैरेटिव स्टडी है। तो हमारे झारखंड राज्य में एक वाकया हुआ जिसमें कुछ ऐसी भाषाएँ थी जिनको यहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया जो हमारे राज्य की नहीं है। तो उसी में एक विवाद हुआ और उसमें हमारी एंट्री हुई और जब मैं लोगों के बीच जाने लगा, अपने संबोधन में झारखंड की चीज़ों को उनके बीच व्यक्त करने लगा तो लोग जुड़ने लगे और फाइनली पूरे राज्य का मैंने लगभग 2.5 सालों से 3 सालों से भ्रमण किया और आज के डेट में लगभग 4 से 5 हज़ार सभाओं को मैंने संबोधन किया। तो उसके बाद वहाँ से एक रिजल्ट सामने आया, जनता की एक जनादेश आया कि आप लोग चुनाव लड़िए। चुनाव इसलिए हमें लड़ने के लिए कहा गया कि उससे पहले हम लोग तमाम कंपनी कहिए, फैक्ट्री कहिए, चूँकि झारखंड मिनरल्स का एरिया है, तो वहाँ पर हम लोगों ने केवल लड़कर धरने के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से मजदूरों को लगभग 13 से 13.5 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाने का कार्य किया। लगभग 11 से प्लस लोगों को नियोजन दिलाने का हम लोगों ने कार्य किया। तो चाय की दुकान से पान की गुमटी से एक संदेश आया कि ये नौजवान लोग अगर धरने में बैठकर इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो ऐसे नौजवानों को संसद में बैठना चाहिए, ऐसे नौजवानों को विधानसभा के भीतर बैठना चाहिए ताकि इस राज्य की बेहतरी हो सके।
तो इसीलिए हम लोग का राजनीति में आना हुआ। चुनाव पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस संघर्ष से आप जन्मे उसकी बात करते हैं। जिस भाषाई संघर्ष की आप बात कर रहे हैं, ये झारखंड एसएससी का जो एग्जाम का मतलब जब निकला ही था, उसका अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद जो चेंजेस किए गए थे, वहां से आपका आंदोलन शुरू हुआ। जरा उस आंदोलन के बारे में बताइए, क्या था, क्या आप लोगों की मांग थी और आप क्यों विरोध कर रहे थे जब झारखंड एसएससी का वहां से फॉर्म आया? देखिए, चूंकि ये सर्वविदित है कि हमारा झारखंड राज्य 88 सालों के संघर्ष के बाद हमने सबसे पहली आवाज़ को बुलंद किया था 1912 में कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए। 1928 में हमने लिखित तौर पर मांग उठाया जब साइमन कमीशन भारत आई हुई थी कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए, लेकिन उस राज्य को अलग धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर 2000 को किया गया, बिहार के एक हिस्से को काट कर किया गया। तो मेरा कहना है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र बॉम्बे का विभाजन होकर एक तरफ महाराष्ट्र बना, एक तरफ गुजरात बना, महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए बना और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बना, ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश बना, तमिलनाडु तमिल भाषियों के लिए बना और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषियों के लिए बना। यानी दोनों राज्यों का समझौता हुआ, अपना अपना क्षेत्र बना, अपना अपना अधिकार बना। लेकिन जब झारखंड हमारा बिहार राज्य से अलग हो गया तो हमारी भी कुछ आइडेंटिटी थी, हमारी कुछ परंपराएं थी, हमारी भाषा संस्कृति थी, हमारी भौगोलिक स्थिति थी, उसी कारण हमने इस राज्य को अलग किया था। लेकिन उसके बाद भी आज 23 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जिनसे हम लोग अलग हुए हैं आज भी उनका कहीं ना कहीं अधिकार हमारे राज्य में है। तो उसी क्रम में धनबाद और बोकारो जिला जो पूर्णतः बंगाल की सीमा से सटा है, अगर हम लॉजिक भी देते हैं तो हजारीबाग या चतरा कोडरमा का हिस्सा होता है, जिसमें अगर बिहार राज्य की भाषाओं को शामिल किया जाता तो शायद कुछ लोग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेडियस में उस भाषा को बोलते हैं। लेकिन ये चूंकि पूर्णतः हिस्सा दूसरे क्षेत्र का है, अतः यहाँ जो मूलवासी हैं झारखंड के वो उस भाषा को बोलते ही नहीं है। कौन सी भाषा थी? भोजपुरी मगही थी, जो हमारे क्षेत्र की भाषा नहीं है। यहाँ इस जिला की बात कही जाए तो यहाँ कुड़माली बोली जाती है, संथाली बोली जाती है, खोरठा बोली जाती है। तो इसी में छात्रों में एक आक्रोश आया कि भाई आखिर हम लोग क्यों अलग हुए हैं। बिहार स्वीकार करते हैं, बिहार राज्य हमारा बड़ा भाई है, हम बंगाल प्रेसिडेंसी का भी हिस्सा रहे हैं, उसमें उड़ीसा भी रहा है। तो जब सबका बंटवारा हो चुका है, सबको अपना भूभाग मिल चुका है, सबने अपनी भाषा और जो भी उनका स्थानीयता का आधार तय किया है, तो फिर हमारे राज्य में अलग होने के बाद भी हमें अपना स्वराज्य का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। लगातार हमें चीज़ों को थोपा जा रहा है, कभी भाषा के नाम पर, कभी तमाम चीज़ों के नाम पर। तो उस पर एक छात्रों में असंतोष का भाव दिखा और एक आंदोलन हुआ और फाइनली सरकार ने उन भाषाओं को वापस भी लिया। लेकिन तब तक कुछ नए चेहरों का उदय हो चुका था, कुछ नए चेहरे राजनीति में कदम रख चुके थे, उनमें से मैं एक प्रमुख रहा। और फिलहाल हम लोग आज गिरिडीह लोकसभा से एक सांसद उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत किए हैं। और केवल दावेदारी प्रस्तुत नहीं किए हैं, मेरे नाम से केवल इतना हड़कंप मचा है कि आज इन लोगों में को साजिश करना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 1 मई को मेरा नॉमिनेशन था। मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, अगर चूँकि आप लोग मीडिया वाले हैं तो कहीं भी आप सोशल मीडिया में अगर हमारे नॉमिनेशन का जो वीडियो फुटेज अगर खंगाल लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में थे। और सबसे खास बात वो लोग अपना चंदा उठा के गए थे। उस दिन नॉमिनेशन के बाद जो सभा हुई, उस सभा में भी लोगों ने मुझे 4 लाख रुपए चंदा दिया। यानी उन्हें लगता है कि ये जो नए चेहरे आए हैं सामने, ये ओल्ड पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये परिवारवाद की पॉलिटिक्स, अपने आप को संपत्ति अर्जन करने की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो 1 तारीख को क्या हुआ कि सबसे पहले आज से 2 साल पहले मेरा एक केस हुआ था नियोजन नीति और स्थानीय नीति की मांग को लेकर। छात्रों का ही मूवमेंट था, लगातार हमारी परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही थी, परीक्षाएं हो नहीं रही थी, नीति नहीं थी। तो हम लोग विधानसभा के सामने एक धरना दिए थे। तो 2 साल पहले का केस था, ना हमको 41 का नोटिस दिया गया, ना किसी प्रकार से कोई सूचना दिया गया। और नॉमिनेशन के दिन लगभग 2-3 हज़ार की संख्या में पुलिस हमें अरेस्ट करने आती है। पहली साजिश, ठीक है, चूँकि हमारी लड़ाई राज्य सरकार से थी। अगर राज्य सरकार यानी झारखंड की पुलिस आती तो हम समझ में आता, वहाँ सीआरपीएफ की भी टीम आती है। ये कौन सा कानून का अनुपालन वे लोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि पूरा प्रयास किया जाता है कि हमारे नॉमिनेशन को रद्द किया जाए। कुछ पॉलिटिकल लोग लगातार ब्यूरोक्रेट्स को दबाव बनाते हैं, लेकिन खैर उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने निष्पक्ष होकर अपना कार्य किया और मेरे नॉमिनेशन पर आंच नहीं आई। उसके बाद एक कार्ड क्या खेला गया कि चूंकि हम तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, मेरा नाम जयराम कुमार महतो है, तो मेरे नाम से और 4 लड़कों ने पर्चा भरा। एक नौजवान जो पहली बार पहली सीढ़ी में कदम रखा है, आज तक उसने एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा है, और उसके खिलाफ साजिशें हो रही है कि 5 लोग नॉमिनेशन का फॉर्म भरते हैं। क्यों? ताकि जनता कंफ्यूज हो जाए कि 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर हर जगह जयराम कुमार महतो ही दिखे। तो खैर उनका भी नॉमिनेशन ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि वे लड़के लोग दिल से नहीं जा रहे थे नॉमिनेशन के लिए, पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें प्रेस कर रही थी। अब सवाल उठता है कि आखिर मुझसे लोगों को इतना भय क्यों?
तो चूंकि मैंने एक इस झारखंड राज्य में एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स करने का संकल्प लिया है, हम लोगों ने पहला जो घोषणा किया है अपने संकल्प पत्र में कि हमारे जो सांसद जीत कर जाएंगे वो अपनी खुद की 75% सैलरी जनता को डोनेट कर देंगे। आज के दौर में जहां नेता अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाते हैं और इस किसी से छुपा नहीं है, जनता आज हम अगर झारखंड की बात करें तो जिनके पास अगर जमीन है तो एवरेज निकाला जाए तो 2 से 3 एकड़ जमीन होगा। अगर मैं जिस गांव में बैठे हैं, ये तांतरी पंचायत का गांव है, यहाँ लोगों के पास जमीन 2 एकड़ एवरेज है और हमारे नेताजी के पास 200 एकड़ है। तो उन विचारों को मैंने चैलेंज किया कि अगर हम लोग जीतेंगे तो पहला क्या होगा कि 75% हमारी सैलरी हम लोग जनता को वापस डोनेट कर देंगे। अब जनता उसको जहाँ यूज करे। दूसरा हमने कहा कि ना पार्टी बदलने से देश नहीं बदलता है, ना नेता बदलने से देश बदलता है। देश तब बदलता है जब नेताओं का विचार बदलता है। तो हमने कहा कि आज जिस प्रकार भारत देश की परिस्थिति है, अमीरी और गरीबी में खाई है, और ये विशेषकर चूंकि भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ दोष अगर सबसे बड़ा किसी का है तो राजनेताओं का है। इसलिए मैंने दूसरा घोषणा ये किया कि मेरा जो क्षेत्र है उसके बाहर हम 1 इंच जमीन कहीं नहीं कर देंगे, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्योंकि हम डीलर बनने के लिए नहीं आए हैं, हम लैंड डीलर, हम कोयला का डीलर, हम बालू का डीलर बनने नहीं आए हैं, हम झारखंड का एक लीडर बनने आए हैं जो झारखंड के अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से उनका हालत खराब होने लगा कि अगर ये लड़का इस टाइप से अगर पॉलिटिक्स करेगा तो हम लोग को तो कहीं रहने नहीं देगा। आपने अपनी पॉलिटिक्स तो एक्सप्लेन कर दी। आप थोड़ा सा जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं या आप जिस चीज़ की बात करें कि हम झारखंड के मूल निवासियों के लिए काम करने वाले हैं, इसको जो नए लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं, जो झारखंड के बाहर भी ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रा उनके लिए आप इसको विस्तार से समझाइए कि क्या है। मतलब जब झारखंड एसएससी का नोटिफिकेशन आया तो उसमें बात ये थी कि जिस क्षेत्र की जहाँ की जो भी भाषा बोली जाती है उस भाषा के जानकारों को तहरीर दी जाएगी। जैसे आप जो बता रहे हैं, ये जो धनबाद और इधर के इलाके, यहाँ पे भोजपुरी, मगही, इन भाषाओं को भी तहरीर देने की बात कही गई। बाद में जब इतना विरोध हुआ, इतना प्रेशर हुआ तो सरकार ने उसे वापस ले लिया। क्या आप भाषा को लेकर या मूल निवासियों को लेकर या खतियानियों को लेकर आपकी मांगे क्या है, आप क्या बात करते हैं? हमारी पहली मांग यही है कि झारखंड को एक बेहतर स्थानीय नीति मिले। देखिए मैम, भारत देश एक संवैधानिक देश है और भारत का संविधान जो आर्टिकल 1 है वो साफ साफ लिखता है जो भारत एक देश होगा जो राज्यों का संघ होगा। यानी बिना राज्यों की कल्पना के आप देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राज्यों को आपको मानना होगा। इसलिए राज्यों को मानना होगा कि हमारी भाषा एक नहीं है, हमारी भौगोलिक सीमाएं एक नहीं है, और उतना छोड़ी हमारी भगवान एक नहीं है। यानी विविधताओं का भारत है। यानी राज्यों की जो आइडेंटिटी है उसको मानकर ही आपको देश को बचाना होगा। तो मेरा कहना है, जब तमिलनाडु में तमिल भाषाओं को प्राथमिकता है, उड़ीसा राज्य में उड़िया भाषा को प्राथमिकता है, महाराष्ट्र में मराठी वालों को प्राथमिकता है, तो झारखंड में जो झारखंडी लोग हैं जो सिर्फ इसी भूभाग के हैं, इस भूभाग के अलावा उनका किसी दस्तावेज में किसी राज्य में कहीं कोई नाम अंकित नहीं है, केवल सरकारी नौकरी के, तो भाई उनको विशेष प्रावधान मिले। और चूंकि भारत के संसद में एकमात्र झारखंड के नेता की तस्वीर है, उनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। तो मुझको जानने से पहले, इस नौजवान को समझने से पहले आप भगवान बिरसा मुंडा को ही समझिए कि उनकी लड़ाई क्या थी। उनकी लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ ही केवल नहीं थी। उस समय जो झारखंड में महाजनी प्रथा, सूदखोरी प्रथा, पुलिसिया दमन, और एक शब्द था दिकू। दिकू का तात्पर्य जो हमारे भूभाग के नहीं है, जो हमारी भाषा संस्कृति से परिचित नहीं है, उनसे भी हमारा एक अलग पहचान था कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे। हमारी एक विशिष्ट आइडेंटिटी है। तो कुल मिलाकर हमने उसी आइडेंटिटी के आधार पर इस झारखंड राज्य का निर्माण किया। तो निर्माण करने के बाद भी आज 23 साल बीत चुके हैं, इस राज्य की एक पॉलिसी नहीं है। आज यहाँ जो भी बहालियाँ होती हैं उसमें बहुत प्रकार से धोखाधड़ी होता है, घोटालेबाजी होती है। और पेपर लीक का तो मामला सौरभ भैया कुछ दिन पहले इंटरव्यू करके गए, छात्र ने तो स्पष्ट कहा अगर यही हाल रहा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये परिस्थिति हमारे राज्य की है। तो इसीलिए झारखंड राज्य सबसे पहला डिमांड करता है कि भाई झारखंडी कौन है, इसकी पहचान हो। सिटीजनशिप इंडियन है, नागरिकता हमें भारत देता है, लेकिन स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र हमें केवल राज्य देता है। एक व्यक्ति 2 राज्यों में स्थानीय निवासी होने का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे राज्य में जो पड़ोसी राज्य से आए हैं वे लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ भी स्थानीय निवासी होने का दावा करते हैं, सरकारी चीज़ों का लाभ यहाँ भी लेते हैं, और जो उनका मूल राज्य है, जो हमारे पड़ोसी राज्य की सीमाओं में है, उस राज्य में भी वो लाभ लेते हैं। इसके अनंत उदाहरण है। अगर आप कभी विस्तार से हमारा इंटरव्यू लीजिएगा तो डॉक्यूमेंट्री आपको बताएंगे कि किस प्रकार एक भाई पड़ोसी राज्य में लाभ ले रहा है और उसका एक भाई इस राज्य में लाभ ले रहा है। तो ये पहली हमारी लड़ाई है कि ये पहचान हो कि भाई झारखंडी कौन है। इसी पहचान की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की थी। हेमंत सोरेन जब विधानसभा में वो प्रस्ताव लेकर आए कि जो झारखंडी मूल निवासी है उसको परिभाषित करने के लिए जो 1932 से झारखंड में रह रहे हैं वो लोग झारखंड के मूल निवासी
होने का दावा कर सकते हैं या उसमें कंसिडर किए जा सकते हैं। तो आपने इस बात का भी विरोध किया था, क्यों, उसकी क्या वजह थी? एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री ने ये हम लोग के आंदोलन के बाद ये निर्णय लिया था। चूंकि आप लोग हमारे झारखंड आए हैं तो पहले मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा। जब लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया कि आखिर कब तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से मॉनिटरिंग होती है, कांग्रेस दिल्ली से मॉनिटरिंग होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आप तो यहीं की सरकार हैं। अगर आपसे अपेक्षाएं नहीं होंगी तो किन से अपेक्षाएं होंगी? तो इसीलिए हमारे मूवमेंट के बाद सरकार बैकफुट पर आई और उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आया था कि जो हमारा खतियान का आधार है वही स्थानीय नीति का आधार बनेगा। खतियान को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, खतियान क्या हो? देखिए, खतियान यानी जमीन का दस्तावेज है, जो हमारे बाप दादा जो पूर्वजों से जिस जमीन को जोत कोड़ करने के बाद उनके नाम से जब अंग्रेज के कालखंड में जब सर्वे हुआ और उनके हाथ में एक खतियान थमाया गया जमीन के रिकॉर्ड का, तो उसे हम लोग खतियान कहते हैं। और उसी के आधार पर हमारे जो जब से ये राज्य अलग हुआ है, हमारे पूर्वज उसी को मांग करते आए हैं कि उसी के आधार पर स्थानीय नीति को तय किया जाए। देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर बाद में इस राज्य में आकर रहे हैं। तो हमने ये तर्क भी दिया है कि हम लोग एक ऐसे सरल कौम के लोग हैं जो दुनिया को अपने क्षेत्र में उनका सहयोग करते हैं। तो हमने ये कहा कि अगर कोई लोग ऐसे रहते हैं तो उन पर सरकार सर्वे करे, अगर ये चीज़, या फिर वह एक श्वेत पत्र जारी करे कि इस राज्य के अलावा किसी राज्य के भूभाग में उनका किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज में या फिर किसी भी क्षेत्र में, किसी जिला में, यहाँ के अलावा भूभाग में उनका कहीं कोई संपत्ति, कहीं कोई अधिकार, कहीं कोई राज्य में उनका माने मूल निवासी होने का प्रमाण नहीं है। तो ये चीज़ें हमने कहा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे राज्य में अभी चुनाव है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को एस्टिंग ऑपरेशन करना होगा। लाखों की संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो इस राज्य में भी वोट करते हैं और फिर अपने राज्य में भी जाके वोट करते हैं, और ये भी असंवैधानिक है। तो इसलिए आज अगर झारखंड के लोग लगातार डोमिनेट किए जा रहे हैं, चूँकि देखिए झारखंड में 1908 में एक सीएनटी कानून बना था, उसको भी थोड़ा इसलिए चर्चा में लाएंगे क्योंकि जब 1900 हाँ, सीएनटी का फुल फॉर्म होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये 1908 में बना था। क्यों बना था उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जब अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से बंगाल से पूर्व भारत में और पूर्वोत्तर भारत में एंट्री होना आगाज हुआ 1957 में बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद वो झारखंड के भूभाग में आते हैं 1767 में, 1769 में, यही ढालभूम मानभूम जो धनबाद का हिस्सा है, इसे मानभूम कहा जाता था। तो हमारे पूर्वज उनका जोरदार विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनके लिए जो जमीन है वो माँ के समान है। हम जो जमीन है उसे हम लोग माँ के समान मानते हैं, और हम लोग यह कह के विरोध करते हैं कि ये ज़मीनें हमारे पूर्वजों ने पहाड़ काट कर बनाया है। इसे कहीं खुदकट्टी कहा जाता है, कहीं कोड़कर कहा जाता है, कहीं काढ़ा कहा जाता है। यानी जिस गांव में भी आप बैठे हैं, ये गांव इस तरह नहीं था। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है, आप जहाँ बैठे हैं चारों तरफ ही पहाड़ है। यानी इस भूभाग को हमारे पूर्वजों ने साफ किया, इसे काटा और फिर से इसे रहने लायक, खेती करने लायक बनाया। तो जब अंग्रेज आने लगे और लगातार अंग्रेजों का हमने विरोध किया कि ज़मीन किसी भी हाल में नहीं देंगे, हमारा माना ज़मीन है, इस पर हम किसी प्रकार से आपको खजाना नहीं देंगे। और लगातार अंग्रेजों से युद्ध होने लगा, उनके पास आधुनिक हथियार थे, नो डाउट हमारा कत्लेआम होने लगा, बहुत भारी मात्रा में होने लगा। और लगभग 125 से 150 आंदोलन केवल झारखंड से हुआ, जिनमें प्रमुख चुहाड़ आंदोलन, तमाड़ आंदोलन, मुंडा आंदोलन, संथाल आंदोलन, इस तरह करके लगभग 150 आंदोलन हुए, भूमिज आंदोलन, कोल आंदोलन। तो उन आंदोलन के बाद अंग्रेज भले बुरे थे, लेकिन उनमें एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था। उन्होंने इस बात का चर्चा किया कि जब पूरा देश हमारी अधीनता को स्वीकार कर रहा है तो आखिर झारखंडियों का कारण क्या है कि जो हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तब 20 साल का एक रिपोर्ट जाता है और वो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि झारखंड के लोग जो हैं वो बहुत सरल लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, ये ज़मीन को माँ समान मानते हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, कभी भविष्य में कोई इन लोगों को, भोले भाले लोगों को इनके ज़मीनों से बेदखल ना करे, इसीलिए उन्होंने सीएनटी कानून बनाया कि इनकी जो ज़मीन है वो खरीद बिक्री नहीं हो पाएगी। अगर खरीद बिक्री होगी तो उपायुक्त की उपस्थिति में होगी, जिसे हम लोग डीसी कहते हैं। उनकी उपस्थिति में होगी, उनकी मर्जी से होगी। और चूंकि ये लोग ज़मीन को ही सब कुछ मानते हैं, अतः इनकी ज़मीन से बेदखली ना हो। लेकिन आज उसी के आधार पर जब हमारा ये जमीन को जो खरीद पाएगा उसको भी आदिवासी होना, हाँ बिल्कुल, उसमें हाँ कैटेगरी जो आपका है, जैसे अगर कोई एसटी है तो एसटी का जमीन एसटी खरीदेगा और उसके थाना क्षेत्र का खरीदेगा। अगर कोई ओबीसी है तो ओबीसी का जमीन ओबीसी खरीदेगा, लेकिन जिला क्षेत्र में खरीदेगा। इस प्रकार के प्रावधान बनाए गए ताकि इनकी ज़मीनों को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन आज परिस्थितियाँ क्या है,
आज तमाम उद्योग आने लगे हैं। आज उद्योगों के माध्यम से झारखंड की में स्थापना होने लगी और धीरे धीरे आज झारखंड उजड़ने लगा। इसलिए किताब भी लेकर आए हैं, चूँकि द ललन टॉप में बैठने वाले लोग साहित्यिक होते हैं, एकेडमिक लोग होते हैं। हम लोगों ने भी आपको रिसर्च किया है, आपको सुनते हैं, तो एकेडमिक लोगों के बीच एक पुस्तिका लेके आए। इसमें स्पष्ट लिखा है, उड़ता पंजाब सुने होंगे, ये उजड़ता झारखंड है, कि लगातार यहाँ झारखंड को उजाड़ा जा रहा है। कुछ मैं उदाहरण देना चाहूँगा, चूँकि आखिर संसद का चुनाव हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, इस पर भी एक सवाल आया। चूँकि हम लोग तो हमारा तो निर्णय था कि हम लोग राज्य में सरकार बनाएंगे। लेकिन पहले इस संसद के चुनाव पे आने से पहले जो बात यहाँ की विधानसभा से पास हुई कि झारखंड के मूल निवासी को, उसको बाद में जाके हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, असंवैधानिक बताया हाईकोर्ट ने। तो अब आप लोग की क्या मांग है, अब आप लोग के क्या संघर्ष है उसे लेकर? यही तो हमारा दुर्भाग्य है। यहाँ हाईकोर्ट की बात करिए, एक यहाँ जो सिस्टम है ना, ये पूरी तरह से झारखंड वासियों से छीनकर लोगों ने हाईजैक कर लिया है पूरा सिस्टम। ब्यूरोक्रेट्स की बात कीजिए, कॉरपोरेट्स की बात कीजिए, या फिर आउटसोर्सिंग की बात कीजिए, एजेंसियों की बात कीजिए, या कोर्ट कचहरियों की बात कीजिए। यही इस राज्य का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ भोले भाले लोग थे, इनकी जो शिक्षा पद्धति थी वो पौराणिक थी। ये आधुनिक शिक्षा पद्धति में उतना जल्दी ढल नहीं पाए और फाइनली लोगों ने इस प्रकार से हाईजैक किया कि आज हाईकोर्ट में बैठे लोग भी हमारे राज्य के मूलवासी नहीं है। मैक्सिमम लोग हमारे राज्य के मूलवासी नहीं है। तो फाइनली क्या हुआ कि वो कभी नहीं चाहें कि इस राज्य के उत्थान के लिए कोई नियम बने। अभी आपने हाईकोर्ट का उदाहरण लिया, मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। उन्होंने तो संविधान की बात करते हुए बिल्कुल संविधान की बात कही है, संविधान का सभी कोई सम्मान करता है, लेकिन संविधान को देखने का नजरिया 2 प्रकार से क्यों होता है। एक हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, वहाँ 75% आरक्षण का बिल आया और राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन हमारे राज्य में 77% आया और राज्यपाल ने अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि असंवैधानिक है। दोनों बिल समान थे। बिहार में 75% का बिल था और झारखंड में 77% का बिल था। बिहार में एक्सेप्ट कर लिया जाता है और झारखंड में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो संविधान की बात करने वाले जरा हम बच्चों को समझाएं कि संविधान का मापदंड क्या है। पड़ोसी राज्य में सेम बिल को एक्सेप्ट किया जाता है और झारखंड में सेम बिल को रिजेक्ट किया जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग संविधान की बात करते हैं, अच्छी बात है, संविधान की बात होनी चाहिए, लेकिन संविधान की आड़ में झारखंडियों का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। अब आप सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, पहला सवाल तो यही है, जब इतनी भीड़ देखते हैं लोग, सोशल मीडिया पर आपके भाषण वायरल होते हैं, वो वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें भीड़ दिखती है, तो यही लोग सवाल करते हैं कि कहाँ से आ रही है ये भीड़ और इतना पैसा कहाँ से आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि सांसदी का चुनाव लड़ना कोई सस्ता काम तो है नहीं, पैसा तो बहुत लगता है। हाँ बिल्कुल, पैसा लगता है और जनता हमें डोनेट करती है। लगभग आज अभी सुबह से लेकर हम तक लगता है 40 से 50 लोगों की संख्या में आकर किसी ने 10,000, किसी ने 5,000 चंदा देने का कार्य किया है। हमको लगता है अभी तक आज के दिन में हम लोग को 2.25 लाख का धन हम लोग जमा कर चुके हैं। तो मोटा मोटी 30 दिन में सोच लीजिए 50 लाख 40 लाख रुपए हो जाएगा और उससे चुनाव लड़ लेंगे। आपके विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि जयराम आंदोलन करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करता है और इससे बड़ी बड़ी कंपनियों से चुनाव लड़ने के लिए पैसा लेता है। ये आपके विरोधियों का आरोप है। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसीलिए विरोधी आरोप लगाते हैं क्योंकि ये काम उनका है, उनका ही ये काम है। इसीलिए आज झारखंड उन्नति नहीं कर पाया है कि यहाँ जितने भी कंपनियाँ आती हैं उन कंपनियों में यहाँ के विधायक सांसद रंगदारी लेते हैं, जिस कारण क्या होता है कि वो कंपनियाँ रोजगार सृजन कम करती है और इनको चंदा देकर ही भुना लेती है मौके को। तो ये आरोप वे लोग इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हम संसद बन के चले जाएंगे तो उन तमाम कंपनियों को संसद के कटघरे में लाके खड़ा कर देंगे जो कंपनियां गलत तरीके से यहाँ स्थापित हैं और गलत तरीके से यहाँ कार्य कर रही है। उदाहरण के आप जितनी कंपनियों की बात करें उतना छोड़िए, अभी हम नामी कंपनियों का नाम गिनाते हैं। BSL दुनिया में मशहूर है, दुनिया में उसको जाना जाता है, लेकिन ज़मीन किन की है? ज़मीन झारखंड वासियों की है। ज़मीन कितनी है? शायद 32 की 33,000 एकड़ ज़मीन है। लेकिन एक सवाल नियम ये भी है कि अगर आप उद्योग बनाने के लिए ज़मीन लेते हैं, किसी उद्योग की स्थापना के लिए अगर आप ज़मीन लेते हैं और उसमें अगर आप उद्योग की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आपको खाली स्थान रखने का कोई अधिकार नहीं है, उसको रैयत को वापस करना चाहिए। आप बोकारो घूम के चले आइए, बगल में बोकारो हैं, वे लोग क्या करते हैं, ज़मीनें हमसे लेते हैं और 4 गुना लेते हैं, जितना ज़रूरत होती है उद्योग की उससे 4 गुना ज़मीनें लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ज़मीनें रियल एस्टेट को बेचते हैं, उन ज़मीनों पर अतिक्रमणकारियों को लाके बसाते हैं, माफियाओं को लाके बसाते हैं। ये परिस्थिति हमारे राज्य की है। इसलिए आज मैं आपके बीच एक पुस्तिका लेकर आया हूँ, क्योंकि लोग जब सुनते हैं कि झारखंड राज्य अलग हुआ है तो शायद उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि और भी राज्य अलग हुए हैं, लेकिन और राज्य जिस प्रकार से अलग हुए हैं हमारा राज्य उस प्रकार से अलग नहीं हुआ है।
ये इसका नाम ही है शोषण, संघर्ष और शहादत। यानी अनगिनत हमारा शहादत लिया गया इस मिट्टी में, हमारा लहू बहा है, तब जाकर इस मिट्टी को हम लोगों ने स्वतंत्र किया है या फिर अलग राज्य बनाने में अपना भूमिका का निर्वहन किया है। तो इसलिए आज मेरा मानना है कि पूरे देश को, अगर झारखंड को वो जानना चाहते हैं, झारखंड को समझना चाहते हैं, तो शायद दिल्ली में बैठकर झारखंड को नहीं समझा जा सकता है। आपको झारखंड को समझने के लिए झारखंड आना होगा। मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार यहाँ के साथ अमानवीयता का व्यवहार किया जाता है। जादूगोड़ा में एक यूरेनियम का खनन किया जाता है। इसी उजड़ते झारखंड, इसी किताब की रिपोर्ट कहती है कि उसमें से 7 गांव ऐसे हैं उस आसपास के जहां 47% महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं, फिर भी खनन का कार्य जारी है। यानी विकास के नाम पर किस प्रकार हमारा बलि लिया जा रहा है, इससे भारत देश परिचित नहीं हो पाया है। इसीलिए हम संसद में जाना चाहते हैं ताकि झारखंड की जो चीख और पीड़ा है वो संसद में बयां कर सके। 47% महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं। एक स्त्री हैं, उनके 6 बच्चे मरे हुए पैदा हुए उस यूरेनियम के रेडिएशन के कारण। लेकिन ये देश का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं, हम मर क्यों ना जाएं, वो देश स्तर पर कभी जगह नहीं बना पाता है। यहाँ सीमा हैदर चली आती है तो नेशनल न्यूज बन जाता है, लेकिन हमारे कत्लेआम को कभी नेशनल माने विचार विमर्श में जगह ही नहीं मिल पाता है। और एक उदाहरण आपको देंगे, आपका माननीय अडानी साहब यहाँ पावर प्लांट लगाए हैं बिजली का गोड्डा में। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध है भारत देश में। वहाँ क्या है, कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से। लॉजिक को समझिएगा, कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से, जमीन लिया गया झारखंडियों, क्योंकि अभी आज के डेट में सबको मालूम है कि अगर सस्ता सुविधा कहीं जमीन आपको ले सकते हैं डरा धमका के, तो झारखंड है। क्योंकि आदिवासी मूलवासी लोग बड़ी सरल होते हैं, इनको डरा धमका के ले सकते हैं। जमीन लिया जाता है झारखंड में, कोयला चल के आता है ऑस्ट्रेलिया से और बिजली जाता है बांग्लादेश। तो हम सिंपल सा सवाल करेंगे, अगर बिजली बांग्लादेश को ही बेचना था और कोयला ऑस्ट्रेलिया से ही लाना था, तो फ्री पकड़ में जमीन झारखंड क्यों देगा बीमारी खाने के लिए? आप ढाका में ही जमीन लेते हैं। वैसे भी अगर ऑस्ट्रेलिया से हम चलकर आएंगे तो सामने ढाका पड़ेगा, ना कि गोड्डा पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का कोयला आप ढाका में रखते हैं, ढाका की जमीन लेते हैं और बिजली बना के उनको बेच दे। 100% बिजली बांग्लादेश को बेचा गया है और जमीन झारखंड की। और उस दिन के बाद से वहाँ के तापमान में भी वृद्धि हुआ है, वहाँ के पर्यावरण में भी डिस्टर्बेंस हुआ है। तो देखिए किस प्रकार से हमारे साथ अमानवीय माने व्यवस्थाएं। गोड्डा से जो सांसद है वो ये दावा करते हैं कि 85% वहाँ जो नौकरियां मिली है वो गोड्डा के लोगों को मिली है। तो उनको बोलिए एक श्वेत पत्र जारी करे, उनका गांव सहित, उनका आवास सहित जारी किया जाए। ये किस काम की नौकरी भाई? और एक उदाहरण यूरेनियम का ही देते हैं। यूरेनियम का खनन करके उसको फिल्टर करने के लिए हैदराबाद लेके जाया जाता है और हैदराबाद में उसको फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद जो क्वालिटी वाला यूरेनियम बचता है उसको प्रयोगशाला में लेके जाया जाता है और जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड में लाके डिपोट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बम्बई के बाजार से 1 दर्जन केला खरीदा, उस केले को आपने खाया दिल्ली में और फिर छिलका आप बम्बई में फेंक के आ रहे हैं। ये हंसी मजाक का विषय नहीं है कि आप यूरेनियम जो फिल्टर किए और जो बेहतर यूरेनियम क्वालिटी वाला बचा उसको आप प्रयोगशाला में हैदराबाद में रख लिए और फिर कचरा यानी जो बीमारी जहां से होगा फिर आप झारखंड डिपोट करने चले आते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं झारखंड में। लेकिन चूंकि नेशनल में हमारे व्यवस्थाओं में जो देश की हैं वहाँ हमारी चीज़ों को, हमारी पीड़ाओं को, हमारी समस्याओं को स्थान नहीं मिल पाता है। इसलिए आज सबसे पहले द ललन टॉप का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आकर हमारी पीड़ाओं से अवगत हो रहे हैं और हम इसीलिए भी जाना चाहते हैं कि हमारी पीड़ाओं से पूरा देश अवगत है। संसद तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले आप बात करते थे जिला परिषद में हम आएंगे और हम यहाँ से बदलाव लाएंगे, फिर आप मुख्यमंत्री बनने की बात करते थे। तो क्या वो दोनों सपने अब आपने छोड़ दिए और अब आपका सीधा सपना सांसदी का? एक्चुअली हम जनता को अपने आप को सौंप चुके हैं और जनता के बताए रास्ते पर चलते हैं। जब जिला परिषद की बात आई थी तो उस पर भी हमारा पीएचडी का स्टार्टिंग टाइम था और हमारे कुछ साथियों ने कहा कि दोनों साथ में हो जाएगा, ऐसे भी जिला परिषद का क्षेत्र बड़ा नहीं होता है, हम लोग आपको चंदा देते हैं। उन्होंने बैनर पोस्टर बनवाया था, उसी बीच मूवमेंट हो जाता है और ये राज्य में एक हाइप बन जाता है कि नेक्स्ट सीएम जयराम महतो। ये लोगों की भावना, मैंने कभी अपने मुंह से कभी नहीं कहा, लोगों की भावना बनती है नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, एक पढ़ा लिखा नौजवान है और तार्किक है, आइडियोलॉजी बेहतर है। तो ये जनता के बीच से मैसेज आता है। उसके बाद जब हम लोग 2 साल पूरे झारखंड का भ्रमण करते हैं और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या, चूंकि बाकायदा एक नक्सलवादी का भी इंटरव्यू लिया गया था एक नेशनल चैनल में, उन्होंने भी कहा कि अगर झारखंड की समस्याओं का समाधान करना है तो जमीन विवाद की समस्याओं का समाधान कीजिए। क्योंकि झारखंड का मतलब ये, जिस प्रकार बंगाल का एक नारा था माय माटी मानुस, झारखंड का नारा है जल जमीन जंगल। तो आप अगर जमीन की समस्याओं का निपटारा कर देते हैं तो झारखंड की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ये मेरा नहीं, एक नक्सली का इंटरव्यू था। क्यों था? क्योंकि आज अगर झारखंड में अगर बदहाली है तो उसका मैक्सिमम रीजन है कि हमारी जमीनों को लोग जबरन अधिग्रहण कर रहे हैं, चाहे कंपनियां रहें, कॉरपोरेट रहें या तमाम जो प्रदेश से आए हुए लोग
क्योंकि सीएनटी जमीन है। सीएनटी जमीन जब थाना से बाहर आदिवासी लोग नहीं ले सकते हैं तो फिर गैर राज्यों के लोग कैसे ले रहे हैं? तो ये संविधान, जबकि संविधान की अनुसूची 9 में शामिल है, हमारे सीएनटी के 3 अध्याय जिनमें जमीन खरीद बिक्री का वो अनुसूची 9 में शामिल है, उसके बाद भी उल्लंघन होता है। और उल्लंघन ही नहीं होता है, रांची में ये रिकॉर्ड कहती है कि 4000 लोगों की हत्याएं केवल जमीन विवाद में हुआ है। तो इसीलिए अगर हम लोग सदन में जाएंगे तो सबसे पहले अपने राज्य के लिए और साथ साथ देश के लिए भी कि जमीन संबंधित एक बेहतर कानून बने। क्योंकि आज बिल गेट्स ने भी दुनिया को बता दिया है कि नौकरी चाकरी व्यवसाय से बड़ा जमीन ही आपका संपत्ति है। जमीन हजारों साल से आपके पास है और जब तक दुनिया में कोई ऐसा भूचाल नहीं आएगा तब तक ये जमीन नाम की प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी। नौकरी अगर पिताजी के पास है तो पिताजी गारंटी नहीं लेंगे कि बेटे को नौकरी दिला पाएंगे, या फिर कोई पिताजी अगर बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ है तो गारंटी नहीं लगा कि उसका बेटा भी बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। लेकिन चासा जो खेती करने वाले किसान है उसको पूर्ण विश्वास है कि उसका बेटा खेती करके अपना कम से कम भरण पोषण कर लेगा। और चूंकि मैं जिस समुदाय से हूँ, हम लोग खेतीहर समुदाय हैं, अतः मेरा भी मानना है कि आज भारत को अगर वास्तव में सुधार करना है तो यहाँ के लोगों की संपत्ति को बचा के रखना होगा। कुर्मी समुदाय से? हाँ, कुर्मी अड़ो। यहाँ पर आदिवासियों के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है झारखंड में कुर्मी समाज के लोगों अगर की। एकल बात कीजिएगा तो सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि आदिवासी की अगर बात की उसमें 36 जनजातियां हैं और 36 मिला के मतलब लगभग 1 करोड़ के आसपास आती हैं। और हमारी एकल आबादी जो भी है, कोई 60 कहता है, कोई 70 कहता है, कोई 80 कहता है, तो हम लोग एकल आबादी की अगर बात करें तो इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी टोटेमिक कुर्मी है। आपके मुख्य विरोधी कौन है? आपकी मुख्य लड़ाई किसके खिलाफ है? हेमंत सोरेन के खिलाफ है या देश में बैठी जो सरकारें हैं, सेंट्रल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनके खिलाफ है? कौन है आपका मुख्य विपक्षी दल? देखिए, हमारी लड़ाई विचारधारा की है, कोई इंसान से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई एक आइडियोलॉजी की है। हम लोग झारखंड में झारखंडियों का अधिकार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीनों को हमसे बिना मर्जी के, हमारे बिना हस्ताक्षर के, बिना ग्राम सभा के, बिना आम सभा के किसी प्रकार का अधिग्रहण ना हो। यहीं बगल में बड़का गांव है हजारीबाग जिला, वहाँ लोग 2 साल से धरना में बैठे हैं। इसलिए धरना में बैठे हैं कि वहाँ जबरन कोड़ी के भाव उनके ज़मीनों का रेट दिया जा रहा है। और वो 4 फसलीय ज़मीन है, वहाँ 4 फसल होता है, धान होता है, गेहूं होता है, मक्का होता है और सब्जियां होती है। यानी 4 फसलों की ज़मीन जिस पर शायद कोयला का कार्य करेंगे, अडानी कंपनी करेगी। और 2 साल से लोग धरने पर बैठे हैं कि जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कोई नज़र दगाड़ने वाला नहीं है। ना देश की कोई नेशनल मीडिया, ना देश में कभी उस पर विचार हो पाता है। लोग 2 साल से धरने पर बैठे हैं। तो ये परिस्थितियां हमारे राज्य में है। अरे भाई, जमीन देने से कोई पीछे नहीं हटा है। आज आंकड़े कहते हैं, आज हमने क्या नहीं दिया? BSL हमारे पास, CCL हमारे यहाँ, ECL हमारे यहाँ, BCCL हमारे यहाँ, रांची में HEC हमारे यहाँ, सिल्ली में हिंडाल्को और टाटा का इतना बड़ा साम्राज्य हमारे यहाँ, बोकारो में CTPS, BTPS, TTPS, कोडरमा में KTPS। हमने तो ज़मीन बिल्कुल दिया है। लेकिन आज झारखंड सवाल ये कर रहा है कि हमने तो आपको सब कुछ दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया, बदले में झारखंड को क्या मिला? आज अगर आप टाटा की बात करें, एक सम्मानित, दुनिया में सम्मानित है, लेकिन आज इस योग्य उन्होंने झारखंडियों को नहीं बनाया कि एक वाइस चांसलर टाटा में झारखंडी आदमी बन सके। ये परिस्थिति, सॉरी, वाइस चेयरमैन। तो ये परिस्थितियां हैं, ये केवल हमारे भोले भाले होने का फायदा उठाया है। और इनकी सबसे प्राथमिकता होती है कि हमारी जमीनों को अधिग्रहण करे। अभी कल एक मामला आया था मधुबन से, वहाँ एक महाराज जी करके हैं, वो रैयत को यानी खतियानी को, झारखंड को, उसको कह रहे हैं कि 12 लाख में हम जमीन लेना चाहते हैं, अगर देना है तो दो, नहीं तो प्रशासन के माध्यम से हम टॉर्चर करेंगे। ये परिस्थितियां राज्य में है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आज इस झारखंड की मिट्टी को ऐसे बोल्ड लीडर की आवश्यकता है जो सदन में गंभीरता पूर्वक उनके विषयों को जाके रखे। आपकी इसी बोल्डनेस, आपकी इसी बेबाकी और आपकी इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हमने खबरें सुनी कि भाजपा ने भी आपको संपर्क करने की कोशिश की, कांग्रेस ने भी की और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी की। क्या कहाँ बात नहीं बनी, कहाँ अटकी, किससे बात हुई थी आपकी पार्टियों में? देखिए, बात हुई, पार्टी के बड़े पदाधिकारी थे, उनका ऑफर था कि 2 सीटों पर आप लोग लड़िए या फिर 2 सीटों पर आपको छोड़ देते हैं। एनडीए की तरफ से या दोनों दलों से बात हुई थी। और अब उसके बाद उनकी तरफ से हमने एक ही लाइन कहा था कि आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। आप दिल्ली में बैठ के झारखंड को देखना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। और झारखंड के साथ जो छल कपट हुआ है, अब नहीं लगता है कि छल कपट होना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व से आपकी बात हुई? हाँ, शीर्ष नेतृत्व थी। जेपी नड्डा थे या प्रधानमंत्री मोदी? नहीं, उतनी बड़ी बात नहीं है, उतने बड़ी नहीं। मैंने केंद्रीय पदाधिकारी थे, अपना परिचय दिया था उन्होंने, तो जाहिर सी बात है बात हुई है। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती है।
तो इसलिए हमने कहा इंडिया अलायंस के साथ क्या रहा आपका? हाँ, उनसे भी बात हुई है, दिल्ली से ही बात हुई थी। झारखंड के एक नेता ने दिल्ली से जाकर हमें फ़ोन करवाया था, तो हमने उस पर भी इनकार किया था। आप इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे और आगे भविष्य में भी आपकी कोई ऐसी झारखंड में भविष्य तलाश रहे हैं। जैसे अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा आजसू है, तो सबका समय होता है, लेकिन एक दिन सबका एक समय का अंत भी होता है। तो हम लोग अभी नए उभर रहे हैं, हम लोग फ्यूचर पॉलिटिक्स से लेके चल आप रहे हम हैं। देखते हैं कि आप शिबू सोरेन का विरोध नहीं करते, लेकिन आप हेमंत सोरेन का विरोध करते हैं। गुरुजी अभी जिस अवस्था में, चूंकि हम लोग थोड़ा सैद्धांतिक राजनीति करते हैं, हमने भी कहा है कि अगर हम किसी क्षेत्र में जाएंगे, अगर वहाँ महिला विधायक होगी तो हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा मर्यादा में रहते हैं। तो गुरुजी अभी वृद्ध अवस्था में, इसलिए उनकी आलोचनाएं किए भी नहीं है और ना करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक है हमारी आलोचनाओं के शिकार बनेंगे, क्योंकि वो स्वयं आज देख सकते हैं, आज अगर जेल के भीतर भी हैं, ठीक है, एक सहानुभूति झारखंडी होने के नाते उन पर इसलिए जाती है कि उनके साथ ही ये दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन दोस्त तो उनका भी है। और आप ये भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठाना चाहते हैं, और हाँ, सीता सोरेन जी जब हैं बिल्कुल। विधानसभा में, हालांकि अब तो वो भाजपा में चली गई हैं। बिल्कुल, जब तक झारखंड की पॉलिटिक्स हो या भारत की पॉलिटिक्स हो, अगर परिवारवाद से और पूंजीवाद से, क्रॉनिक कैपिटलिज्म से अगर बाहर नहीं आ पाएगी, तो हमारी स्थिति अंग्रेजों से भी बुरा होने वाली है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर आपकी भाभी बैठी हैं सदन में, उनके भाई बसंत सोरेन भी बैठे थे सदन में, तो उनमें से किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देते। और चंपई सोरेन अगर वर्तमान में हैं, तो बुरे व्यक्ति तो थोड़ी हैं, यानी परिवार को ही लेकर जाना जरूरी है क्या? तो इस बात का तो हम लोग हमेशा विरोध करेंगे। तो ये जयराम की पॉलिटिक्स है। लोग आपको टाइगर क्यों बुलाते हैं? क्यों टाइगर जयराम महतो आपका टाइटल चलता है? देखिए, टाइगर हमें इसलिए बुलाते हैं कि हम बचपन से निडर रहे हैं, और जो काम लोग मतलब ड्रीम समझते हैं, उस काम को हम दिनचर्या होता है। जैसे अगर कभी हम हताश निराश हो जाते हैं, तो बगल में शमशान घाट है, 2 घंटा जाके वहाँ सो जाते हैं। तो एक कॉमन मैन ये काम नहीं कर सकता है। शमशान में मुर्दों के बीच 2 घंटा सो जाते हैं। अगर आपको डाउट है तो चलिए इंटरव्यू कर लीजिएगा कभी। 2 घंटा मुर्दों के बीच जाके सो जाते हैं, पारासनाथ पहाड़ी में 2-3 रात जाके सो जाते हैं। तो हमारे निर्भीक स्वभाव के कारण लोगों ने हमारा नाम टाइगर दिया, और आज इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं हमारे निर्भीक स्वभाव से काफ़ी डर रही हैं। और बिल्कुल हमने स्पष्ट कहा है, जिस दिन हमारी सदन में एंट्री होगी, इसे झारखंड के लोग पूरी गंभीरता के साथ सुनेंगे और पूरे भारत के लोग सुनेंगे। और हमारा पहला सवाल क्या रहेगा, ये आपको भी बता देंगे आपके चैनल के माध्यम से। हमारा पहला सवाल लोकसभा के सदन में जो उस समय के प्रधानमंत्री होंगे और माननीय स्पीकर के सामने रहेगा कि यदि 27% कोयला झारखंड देता है, तो कोल इंडिया के हेडक्वार्टर कलकत्ता क्यों है? ये हमारे साथ होता है। बोले तो एक इंटरव्यू में आप झारखंड की पीड़ाओं को नहीं समझ सकते हैं। आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, कोयला हम देते हैं, जमीनों के नीचे आग हमारा लगा है, गांव हमारा झुलस रहा है, आग से निकलने वाला धुआं और बीमारी हम खा रहे हैं। हमारा उम्र, जो हमारे दादा जीते थे 80-90 साल, अभी कोलियरी के लोग जीने लगे 55 साल 60 साल। यानी उम्र का तकाजा कम हमारा हुआ, गांव से विस्थापित हम हुए, बेरोजगारी की मार को हमने झेला, और हेडक्वार्टर है कोल इंडिया का कलकत्ता। 99% जीएम कलकत्ता से आते हैं। हम एक शब्द लेंगे, हालांकि इस शब्द को बोलने से पहले तमाम माताओं से माफी मांगना चाहेंगे, क्योंकि ये शब्द उनके लिए है कि बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा। मैं माफी मांग रहा हूं इस शब्द के लिए, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में ये शब्द कहूंगा, इस उदाहरण को, कि बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा। ठीक उसी प्रकार जमीन हमारा उजड़ा है, जमीन धनबाद बोकारो का गया है, धुआं हम खा रहे हैं। कलकत्ता का जीएम समझेगा कि हमारी पीड़ा क्या है? बताइए, इस प्रकार का अमानवीय व्यवस्था कहाँ है? क्यों रहेगा हेडक्वार्टर कलकत्ता में? जमीनें हमारी गई हैं, खदानें हमारी जमीन पर है। उन खदानों में कभी 375 लोग डूब के मर जाते हैं, कभी ढोरी में 268 लोग डूब के मर जाते हैं, कभी नगदा में 50 लोग दब के मर जाते हैं। यानी मौत हमारा होगा, हमारी मौत पर माने देश जगमग होगा। तो इसलिए हमारा पहला मांग होगा कि कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। डीबीसी आप देख लीजिए, दामोदर नदी के किनारे डीबीसी की सारी योजनाएं हैं, उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता है। बिजली तैयार होता है झारखंड में। आज देख लीजिए, झारखंड के तमाम गाँव में अंधेरा मिलेगा, और हमारी बिजली से बांग्लादेश जगमग होता है। यानी हमारे साथ जो किया गया है ना मैम, वो कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई समझ भी नहीं सकता है। आज अगर एक 29 साल का लड़का अगर पॉपुलर हुआ है ना, तो कारण यही है कि मैंने उन मुद्दों पर बात किया है जिन मुद्दों को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। बिल्कुल कोई सोच नहीं सकता है झारखंड के साथ जो ज्यादती की गई है। बिल्कुल बाकी स्टेट में बेहतर पॉलिसियां हैं। कुछ दिन पहले हम लोग यहीं रामगढ़ में एक कंपनी है, अलोका स्टील लिमिटेड कंपनी है, हमारे वहाँ के भी कुछ साथी आए हैं। वहाँ उस प्रदूषण से एक 8 साल का बच्चा कैंसर से मर जाता है। 8 साल का बच्चा उसी प्रदूषण से कैंसर से मर जाता है। तो हम लोग एक दिन धरने पर बैठते हैं कि आप प्रदूषण को कम करें। वहाँ एक चूंकि कंपनी है, तो पंजाब हरियाणा के ड्राइवर भी आए थे अपनी गाड़ी में ट्रांसपोर्टिंग के लिए।
जब वो रुके तो उन्होंने क्या कहा पता है कि यही कंपनी अदर स्टेट में है लेकिन वहां जीरो पोल्यूशन है। अदर स्टेट में यही कंपनी है, वहां जीरो पोल्यूशन है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कंपनियां इतनी मनमानी आपके राज्य में कैसे करती हैं। ना हमारी लीडर उनसे चंदा लेते हैं, हमारे लीडर उनसे हमारे मौत का सौदा करते हैं, इसलिए आज हमारी ये परिस्थितियां हैं। और उनमें सहयोग कुछ कुछ ब्यूरोक्रेट्स का भी है। तो इसीलिए आज मेरी राजनीति में आने से लोग इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि अगर हम राजनीति में आ गए हैं तो उस राज्य में एक भूचाल आएगा। और नॉमिनेशन के दिन ही पता चल गया था कि हमारे नॉमिनेशन को रोकने का प्रयास किया गया। हमारे नाम से 5-5 लड़कों ने नॉमिनेशन फॉर्म को भरा। तो इसीलिए हमारा राजनीति में आना उनके लिए इसीलिए मतलब पीड़ादायक हो रहा है क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है कि अपनी संपत्ति अर्जित करने की। और हम लोग जो घोषणा कर रहे हैं कि भैया वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो जयराम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि नॉमिनेशन में इतनी भीड़ आई, इतना जन समर्थन मिल रहा है, क्या वो जन समर्थन वोट में तब्दील होता है? ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। जो भी नतीजे आएंगे हम ललन टॉप के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं, जयराम की पॉलिटिक्स पर क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मेरा नाम सोनल है। झारखंड से हमारी लोकसभा चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से उनके मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे। आप ललन टॉप देखते रहिए।